तो चलिए डिस्कस करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम सीडीपी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एक पैर पर संतुलन करना। देखिए, मैंने आपको जब सीडीपी करवाई थी ना, तो वहाँ पर मैंने ये सब आपको समझाया हुआ था कि स्थूल कौशल और सूक्ष्म कौशल क्या होते हैं। आप इन दोनों को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर बता देती हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा डिटेल्ड थ्योरी पे हम नहीं जाएंगे, हम ओनली क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो स्थूल कौशल होता है ना, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, स्थूल स्थूल गतिक कौशल करके भी आ जाता है। और एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसे बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो ग्रॉस मोटर स्किल है यानी कि स्थूल गतिक कौशल है, इसमें ये होता है कि जो बच्चा है उसकी बॉडी की जो बड़ी मसल्स हैं वो यूज़ होती हैं किसी काम को करने में, जैसे लेग्स की मसल्स, आर्म की मसल्स। ठीक है, जैसे बच्चा रनिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पर बॉडी की बड़ी मसल्स यूज़ हो रही हैं। बट वहीं अगर हम सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करें, फाइन मोटर स्किल की बात करें, तो यहाँ पर व्यक्ति की बॉडी की छोटी छोटी मांसपेशियाँ, छोटी छोटी मसल्स जो हैं यूज़ होती हैं। लाइक जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, लिखने में, सिलाई बुनाई करने में, कढ़ाई करने में, ठीक है, फिंगर से रिलेटेड और कोई काम करने में, तो ये होता है सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसे हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो आपका विकास होता है ना, हमेशा ग्रॉस टू फाइन जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल की तरफ जाता है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय समय तक काम न करे, क्योंकि आंसर होगा, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाता है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर है, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर टैग वर्ड्स शेयर किए हुए थे, पीडीएफ आपको दी थी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो पॉजिटिव टैग वर्ड मैंने बताए थे। और हाँ, 2 दिन पहले मैंने उस पर वीडियो भी बनाई हुई है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये जो प्रोत्साहित होता है, जहाँ भी बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन हमेशा राइट होगा, वो जो है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स हमने सीटेट की प्रिपरेशन करी हुई है पहले से, और जो अपकमिंग सीटेट आएगा ना, उसकी प्रिपरेशन भी मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। ये आपको याद होगा ना, जीन पियाजे ने विकास के 4 स्तर बताए थे, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन सी बताई थी? आपको बहुत बार मैंने बताया है फ्रेंड्स, न्यूमोनिक याद करवाया था, SPCF करके। पहला सेंसरी मोटर, जिसे संवेदी पेशीय कहते हैं। दूसरा प्री ऑपरेशनल, जिसे पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं। तीसरा सी जो है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो गया, इसे आप मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक कहेंगे। चौथा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, बट ये जो 4 स्टेजेस हैं ना फ्रेंड्स, SPCF, आप इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाना वन बाय वन। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, निगमनात्मक परिकल्पना, तो आपको पता होना चाहिए वो फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में होता है। बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है, वस्तु स्थायित्व का गुण, वो आता है सेंसरी मोटर की स्टेज में। बच्चे के अंदर मोनोलॉग कब आता है, कलेक्टिव मोनोलॉग, वो आता है प्री ऑपरेशनल की स्टेज में। तो ऐसे आपने सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। अभी हम ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, ठीक है, अभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है। यानी कि जो डेवलपमेंट का आप कह सकते हैं डायरेक्शन होती है, यानी कि विकास की दिशा, वो दो प्रकार से होती है। एक होती है फ्रेंड्स सर से पैर की ओर, जिसे हम हेड टू टो कहते हैं, और एक होती है केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़। इसके ऊपर हर शिफ्ट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बताते हुए चल रही हूँ। तो जो ये हेड टू टो है ना, सर से पैर की ओर जो विकास होता है, इसे बोलते हैं सफेलोकॉर्डल। आप लिख लीजिए सफेलोकॉर्डल। ठीक है, और दूसरा हम देखें जो केंद्र से बाहर की ओर होता है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक हो गया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो आंसर होगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? देखिए जस्ट ऊपर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था ना, इधर क्वेश्चन भी आपको मिल गया। तो ये जो वस्तु स्थायित्व का गुण होता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये आता है फ्रेंड्स संवेदी प्रेरक चरण में, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें ये आता है। ठीक है, अब वस्तु स्थायित्व होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जब आप बच्चे के सामने कोई वस्तु ला रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, उसके बाद आप उस वस्तु को कहीं रख देते हैं, छुपा देते हैं, तब भी बच्चे को पता रहता है कि ये वस्तु जो है स्थायी है, इसका अस्तित्व है, बट अभी मेरे सामने से हटाई गई है, कहीं रख दी गई है, बट वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो स्थायी है, ये चीज़ बच्चे को पता चल जाता है। ये होता है संवेदी प्रेरक स्टेज में। ये लगभग 9 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चे के अंदर आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 से 11 मंथ कहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, 9 to 11 मंथ के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ये आपको मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी बहुत बार फ्रेंड्स। वाइगॉत्स्की महत्व देते हैं 3 चीज़ों को, SCL यानी कि सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज को, समाज, संस्कृति और भाषा को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आंसर देखेंगे सामाजिक। आ गया ना समाज से रिलेटेड। तो जिस भी ऑप्शन में आपको समाज, संस्कृति या भाषा से रिलेटेड कुछ भी दिख जाए और क्वेश्चन में अगर वाइगॉत्स्की को लेकर कुछ पूछा हो, तो वो उसका आंसर होगा एकदम राइट। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? तो वो है फ्रेंड्स पश्च परंपरागत अवस्था। ठीक है, आपको अवस्थाएं सारी याद रखनी है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था ना, 3 लेवल बताए थे। सबसे पहला था प्री कन्वेंशनल, दूसरा था कन्वेंशनल, तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व परंपरागत, परंपरागत एंड उत्तर परंपरागत या गैर परंपरागत। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आप में से जो भी स्टूडेंट्स KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स KVS के एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं 3 पोस्ट के। मैंने कल वीडियो डाली थी और उसका PDF टेलीग्राम पर शेयर भी किया था आपके साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख भी लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। वहाँ पर 3 पोस्ट के एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, जो टेंटेटिव डेट आई थी ना आपकी KVS की, उसी डेट पर सारे एग्ज़ाम होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 पोस्ट की डेट आई थी उनके एग्जामिनेशन उसी टेंटेटिव डेट पर कंडक्ट हो रहे हैं और उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, और अगर किसी फ्रेंड को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर एडमिट कार्ड को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला हमारा प्री एडमिट कार्ड आ चुका है। और फ्रेंड्स आपका जो मेन एडमिट कार्ड है ना, वो आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही आएगा।
लाइक एज सीटेट, सीटेट की तरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये कहलाती है समायोजन। साथ में एक्स्ट्रा में आपको ध्यान रखना है, ये जो स्कीमा है ये वर्ड दिया था पियाजे ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में पूछा गया कि स्कीमा के बारे में कौन बात करते हैं, तो वो करते हैं पियाजे, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? आंसर होगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि। देखिए हार्वर्ड गार्डनर को आप पढ़ के जाइए। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। ये जो 8 प्रकार है ना, हर शिफ्ट में एक प्रकार से तो क्वेश्चन बन ही रहा है। जैसे यहाँ पर भी ये जो बुद्धि आप देख रहे हैं, ये इन्हीं 8 प्रकारों में से एक बुद्धि है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, 2 टाइप की बुद्धि हैं जिनमें बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रही है, वो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। एक बुद्धि होती है फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझने लगता है, जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ रहा है, तो उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर वही क्वेश्चन बन जाए कि कोई व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से समझ रहा है, खुद के भावों को, खुद के विचारों को बहुत अच्छे से समझ रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर होगी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, याद रखिए इंट्रापर्सनल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 27 जनवरी को ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? आंसर होगा वे मूल्यांकन के सख्त संरचनाओं या ढांचे पर आधारित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? आंसर होगा बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है, तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में ये चीज़ मददगार है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अधिसंज्ञानात्मक है ना, इसका दूसरा नाम भी है परासंज्ञान। अधिसंज्ञान या परासंज्ञान एक ही चीज़ है, आप ध्यान रखेंगे। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेटाकॉग्निशन। क्या बोला जाता है? मेटाकॉग्निशन। ये मैंने आपको समझाया है ऑलरेडी। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? नोइंग अबाउट नोइंग। देखिए, नोइंग अबाउट नोइंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इसका मतलब होता है जब आप कोई चीज़ जान रहे हैं उसके बारे में फिर सोचेंगे कि आप जो जान रहे हैं वो सही जान रहे हैं या फिर नहीं। या फिर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में भी सोचना कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो ठीक सोच रहा हूँ या फिर नहीं। तो यही होता है मेटाकॉग्निशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाती है। वो होता है फ्रेंड्स डिसलेक्सिया, वाचन कौशल, ठीक है, नहीं वाचन वैकल्य। बेसिकली ये होता क्या है, ये एक अधिगम विकार है। जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो उस बच्चे को क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। ये एक अधिगम विकार है, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अधिगम विकार सिर्फ एक ही नहीं होता है, बहुत सारे अधिगम विकार होते हैं। जैसे डिसग्राफिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, अफेजिया, डिस्फेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, अमनेशिया, सोलालोक। तो ये सारे जितने हैं ना, मैंने आपको सिर्फ एक वीडियो में करवाए हैं, ट्रिक के साथ याद करवाए हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, अधिगम विकार करके आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर आप सर्च करिए। उसमें मैंने सारे अधिगम विकार आपको अच्छे से समझाए हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में डन बनेगा, बन ही रहा है। क्योंकि मैंने जितने भी एनालिसिस करे हैं मैंने सब देखा है फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स बताते हैं कि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे को डिसकैलकुलिया है तो उसको मैथ्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। किसी को डिसग्राफिया है तो उसको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। किसी बच्चे को भाषा को बोलने में प्रॉब्लम आती है या भाषा को समझने में, तो उसको क्या होता है? अफेजिया होता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे हैं, आप सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित नहीं, सॉरी ये यहाँ पर मिस्टेक है फ्रेंड्स, ये शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होनी चाहिए, ये प्रस्तावित करती है NEP। ठीक है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनुक्रिया समुच्चय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? तो वो है फ्रेंड्स संरचनावादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? देखिए, आंसर जानने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ। आंतरिक रूप से प्रेरित और बाह्य रूप से प्रेरित, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले आप ये ध्यान रखिए, ये जो अभिप्रेरणा होती है ना, इसी को प्रेरणा भी कह देते हैं कभी कभी। तो ये दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो आंतरिक अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा होती है जब बच्चा किसी काम को करने के लिए अंदर से प्रेरित है, उसकी रुचि है उस काम को करने में, उसे वो काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, और बाह्य अभिप्रेरणा होती है जब व्यक्ति किसी काम को किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए करता है, या फिर कुछ भी हो सकता है उसको उससे पैसे मिल रहे हों, वो तब कर रहा है, तो वो होता है फ्रेंड्स बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए बच्चों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित रहने के लिए व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये वही है फ्रेंड्स अधिसंज्ञान यानी कि परासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्राथमिक रूप से प्रभावित होता है केवल वातावरण से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत कम बनता है। जब भी ये क्वेश्चन बनेगा ना, तो यहाँ पर दो चीज़ें दी होंगी, एक तो आपका वातावरण दिया होगा, साथ में आपका एक और दिया होगा, क्या दिया होगा? आनुवंशिकता। ठीक है, जिस ऑप्शन में भी लिखा हो वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों, तो वो ऑप्शन हमेशा राइट होगा, क्योंकि बच्चों का जो विकास होता है ना, वो इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बट अगर प्राथमिक रूप से पूछा है तो इसका वातावरण आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। इसका मतलब आप क्या समझे? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो है किसने कहा था, वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि जो विकास है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का गुणनफल होता है। ये आप बताएंगे कि ये किसने कहा था। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि आप लोग सही बता रहे हैं या फिर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो वो होता है अधोगामी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े ग्लास से अधिक जल है। तो ये होता है फ्रेंड्स सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीयता। ठीक है, ये सब पियाजे के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, बेंडूरा से क्वेश्चन बन गया। देखिए, कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम बताती हूँ मैं आपको, उन्हें आप डिटेल में पढ़ के जाना। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग एंड बेंडूरा। ठीक है, इन चारों को आप ज़रूर पढ़ना। इसमें से भी अगर आप एक स्किप करना चाहते हैं ना, तो आप बेंडूरा को कर सकते हैं, बट करिएगा मत। बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये तीनों हैं, और किसी किसी शिफ्ट में बेंडूरा से भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो है फ्रेंड्स प्रतिधारण। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बेंडूरा ने जो थ्योरी दी थी ना, उसका नाम है SLT, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीएफ 2005 कहता है कि गलतियां जो है महत्वपूर्ण होती हैं। तो क्यों होती हैं देखिए, क्योंकि यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं और समाधानों को पहचानने में हेल्प करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्न में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है फ्रेंड्स एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। ठीक है, अब ये विकार से मुझे याद आया ADHD और दूसरा ऑटिज्म। इन दोनों के बारे में भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये भी अधिगम विकार हैं। ये रिपीटेडली आपसे बहुत शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी जिसमें ADHD, ऑटिज्म और एक और है कोई, वो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो तीनों मैंने आपको करवाए हुए थे। 5 मिनट की ओनली वीडियो है, आप एक बार उसे देख लीजिएगा, ये डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इनके जो नोट्स हैं वो तो मैं टेलीग्राम पर शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, वो नोट्स मैंने किए हुए थे, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ इनमें क्या होता है। ADHD का फुल फॉर्म याद कीजिए सबसे पहले। इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। जब कोई बच्चा किसी काम को करने के लिए ज़्यादा देर तक एक जगह पर नहीं बैठ सकता है, यानी कि उसकी अटेंशन पावर बहुत कम होती है, वो एक जगह पर किसी काम को करने के लिए ज़्यादा अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकता, तो उसे हम बोलते हैं ADHD। और ऑटिज़्म क्या होता है? ऑटिज़्म होता है फ्रेंड्स जब बच्चा सिर्फ अकेले अकेले रहना पसंद करता है, लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करता है। ठीक है, खुद में ही खुश रहता है, खुद से ही बातें करता है, उसे लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो वो होता है ऑटिज़्म। ऐसे बच्चों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। बाद में जब वो सोसाइटी में जाते हैं ना, तो वहाँ पर लोगों से कम्युनिकेट वो नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स ऑटिज़्म। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, यह क्या दर्शाएगा फ्रेंड्स? ये दर्शाएगा जेंडर रूढ़िवादिता को, यानी कि जेंडर बायसनेस को। ये भी आप नोट कर लीजिए कि जेंडर बायसनेस से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है, भले ही वो CDP की पेडागोजी में देखने को मिले, या हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, या फिर मैथ्स पेडागोजी, या EVS पेडागोजी। एक सब्जेक्ट में तो आपका जेंडर बायसनेस के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हर शिफ्ट में फ्रेंड्स बन रहा है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा, क्वेश्चन कुछ और होगा बट आंसर उसका जेंडर बायसनेस ही होगा। तो आप जेंडर बायसनेस को पढ़ के जाइएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको लगेगा ना कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है, तो वो जेंडर बायसनेस ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन। अभी हमने CDP के देख लिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है, चिंतन कौशलों में सुधार करना है, थिंकिंग स्किल्स में सुधार करना है। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक। देखिए फ्रेंड्स, रेगिस्तानी ओक 3 टॉपिक हैं EVS में जो आपसे रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। एक रेगिस्तानी ओक है, एक खेजड़ी वृक्ष है फ्रेंड्स, और साथ में एक घटपर्णी पौधा जिसे आप पिचर प्लांट कहते हैं, नेपेंथीज। इन तीनों से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। आप इन तीनों टॉपिक्स में से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। नोट्स मैंने टेलीग्राम पर आपको भेजे हुए थे, और सिर्फ एक वीडियो में ये तीनों कवर किए हैं। अप्रॉक्स 4 या 5 मिनट की वीडियो है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक मैंने सिर्फ एक वीडियो में आपको बताई हुई हैं। ठीक है, जैसे रेगिस्तानी ओक है, ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष है, ये राजस्थान जोधपुर में पाया जाता है। इसकी लकड़ी कभी ख़राब नहीं होती है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो घटपर्णी पौधा है, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर दबा लेता है और खा लेता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप वो वीडियो देखिएगा, आपको पूरा आंसर, उनके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है। यह कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। आंसर है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वह क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स, वो हैं पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसीलिए इग्लू बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? तो आंसर होगा तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। टेक्निकल टर्म्स की बात एनसीएफ नहीं करती है। एनसीएफ बात करता है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ को विकसित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो आंसर होगा अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो वो है फ्रेंड्स रोनाल्ड रॉस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल ब्रूनी कौन था? तो फ्रेंड्स, ये जो है उज्बेकिस्तान से आया था। देखिए, उज्बेकिस्तान का यह यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। ठीक है, ये जो अल ब्रूनी है ना, इनको लेकर के कुछ 2-4 चीज़ें और हैं, 2-4 पॉइंट और हैं, उन्हें भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी आपके ईवीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आंसर है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ जो टैग वर्ड शेयर किए हुए थे ना, वहाँ पर मैंने आपको एक टैग वर्ड यहाँ से भी बताया था। देखो, अगर किसी भी करिकुलम को बच्चे के जीवन से जोड़ा जा रहा है, स्कूल के बाहर की दुनिया से अगर जोड़ा जा रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव टैग वर्ड। वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा और वो आंसर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है क्योंकि बगुला और जो भैंस हैं उनमें सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये हमने देख लिए सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स में आपका 15 मार्क्स का कंटेंट रहता है एंड 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंटेंट में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ हो गया, एंगल हो गया, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में देखिए एनईपी 2020 से क्वेश्चन बने हैं, वैन हीले से, वैन हीले की थ्योरी, ये सब मैंने आपको मैथ्स पेडागोजी की जो सीरीज़ है ना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ पर करवाए हुए हैं। तो वैन हीले तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इन्होंने ज्योमेट्रिकल थॉट का मॉडल दिया था जिसमें इन्होंने 4 लेवल एंड 6 स्टेजेस बताए थे। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला इनके लेवल 0 से स्टार्ट हैं और 4 तक जाते हैं। तो लेवल तो इनको 4 होते हैं, बट जो स्टेजेस है ना, उन्हें आप 5 कहेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय हो गया आपका, एनसीएफ 2005, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स मैथ्स में। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम हिंदी की बात करेंगे। तो हिंदी में भी जैसे कि आपको पता है 15 का पैसेज रहता है, 15 की पेडागोजी। इस पैसेज में से एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है। ठीक है, चलिए, और इसमें भी जो आपका पैसेज आता है ना, जो 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है ना, उस पेडागोजी में एनसीएफ 2005, भाषा और विचार एंड अर्जन और अधिगम, इनसे क्वेश्चन मोस्टली बन रहे हैं। ये सब मैं आपको हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट में करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स। एक्विजिशन और लर्निंग को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है।
एक बार अगर आप वो वीडियो देख लेंगे या फिर कहीं और से पढ़ रहे हैं, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत ईजी टर्म है, आराम से आपको याद हो जाएंगे एक दो बार पढ़ने पर। और साथ में ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को आप छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संस्कृत की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत में भी देखिए गद्यांश है, और यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जीन पियाजे से डिसलेक्सिया, वही जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है डिसलेक्सिया होता है। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि अब आने वाली शिफ्ट में आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है। कुछ टॉपिक्स मैं आपको और बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर नोट नहीं किए हैं। एक टॉपिक है फ्रेंड्स निपुण भारत। इस बार सीटेट 2023 में ये नया टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो लगभग 2500 स्टूडेंट्स ने देख ली है। आप भी जल्दी जाकर देख लीजिए। और इसके जो MCQ है ना, MCQ मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए हुए थे, तो आप वो PDF भी ज़रूर देखिएगा। एक बार अगर आप उस टॉपिक को देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।